बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाज़िल तय करते चले जाएं। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, उसका नाम है, दी हुई एक्सरसाइज के MCQs हल करने वाले हैं। तो जी स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड में एग्जाम्स में फुल मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम सिर्फ MCQs देखेंगे नहीं, बल्कि कंसेप्ट क्लियर करेंगे और अच्छे अंदाज से समझेंगे। तो चलें जी, पहला MCQs को हम रीड करते हैं, जिसमें वो पूछ रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या चीज़ है। तो जैसे कि अगर आप एक सिक्का है, उसको टॉस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एक हेड होता है और एक तरफ उसकी टेल होती है। तो ये उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि हमारा समझने के आंसर के तौर पे आ सकते हैं। जब आप सिक्का उछालेंगे तो या तो चांस है कि हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो ये दोनों चांसेस हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ चांसेस होते हैं वो हमारी सैंपल स्पेस होती है। तो एक कॉइन के लिए, सिक्के के लिए, ये हमारी सैंपल स्पेस है, हेड टेल। तो ईच एलिमेंट, ये इसके एलिमेंट है, हेड एक एलिमेंट है, टेल एक एलिमेंट है। तो कहता है कि इस एलिमेंट को जो है हेड या टेल क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट, यहां पर नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन है इवेंट, दूसरी एक्सपेरिमेंट, सैंपल पॉइंट एंड आउटकम्स। तो इसमें सैंपल स्पेस मींस ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये हमने सीख लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हेड टेल ये 2 पॉसिबल आउटकम्स है, तो ये हमारी सैंपल स्पेस है। तो ईच इंडिविजुअल आउटकम, जैसे कि एक हेड एक आउटकम है और टेल दूसरा आउटकम है, इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। तो इसका दूसरा नाम है सैंपल पॉइंट। तो इस MCQ में हमने सीखा कि सैंपल स्पेस क्या है, एलिमेंट क्या है, और फिर हम उस एलिमेंट को दूसरे नाम के तौर पर कैसे लिख सकते हैं। तो वो था सैंपल पॉइंट। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि वो हमें कहाँ मिल रहा है। तो वो ऑप्शन सी में हमें सैंपल पॉइंट मिल रहा है, तो लिहाजा ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट MCQs, which is MCQ number 2. Here is, first you have to read the question. An outcome which represents how many times we expect the things to happen is called. अच्छा, अब क्या होगा कि हमने जो आउटकम है विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट, कि वो कितने चांसेस है उसके या कितनी दफा वो आ सकते हैं। तो यानी कि क्या नतीजा निकल सकता है, उसको हम क्या कहेंगे। तो फेवरेबल outcomes are those outcomes that support the required event. Expected occurrence are based on favorable outcomes. तो नतीजा क्या निकल सकता है, आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसका नाम है जी फेवरेबल आउटकम्स। तो इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि दो टीम्स के दरमियान अगर मैच होने लगा है, तो एक फेवरेट टीम होती है। अब वो फेवरेट टीम क्यों होती है, आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये टीम जीत जाएगी क्योंकि इसकी पिछली कारकर्दगी अच्छी है, इसमें प्लेयर्स अच्छे हैं। तो आपको उससे ये बात समझ आ जाएगी कि फेवरेबल आउटकम से क्या मुराद है। जैसे वो टीम फेवरेट होती है, अभी वो जीती नहीं होती, मे भी वो हार जाए, लेकिन वो फेवरेट टीम क्यों होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये जीत सकती है। तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी के अंदर भी जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप,
कि ये नतीजा निकल सकता है। जैसे कि अगर आप वो जो लूडो का दाना है जिसको डाइस बोलते हैं वो रोल करते हैं, तो आप कहते हैं यार 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मुझे ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा चांसेस हैं कि 6 आ जाएगा। तो इस तरह के आउटकम को हम क्या कहते हैं? तो ये था बेसिकली सवाल, जिसमें मैंने आपको टीम की मिसाल दी है। तो फेवरेबल आउटकम इस एमसीक्यूज के अंदर करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों इस एमसीक्यूज में हमने सीखा है कि एक्सपेक्ट से क्या मुराद है, ठीक है, तो और फेवरेबल आउटकम से क्या मुराद है, जिसमें हमने टीम की मिसाल के जरिए इसको समझा। जैसे फेवरेट टीम होती है, अभी वो जीती नहीं होती, तो इसी तरह यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नतीजा निकल सकता है। योर एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। चलें जी, तीसरे एमसीक्यूज पे चलते हैं। वेयर फर्स्ट वी हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। विच वन टेल्स, कौन बताता है, अस हमें, हाउ ऑफन कितनी दफा, अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स relative to total number of trials। जी, अब हमारे यहाँ पर देखना है कि कितनी दफ़ा एक इवेंट जो है ना वो होता है टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पर ना सबसे पहले एक फार्मूला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है? वो रेशो पे डिपेंड कर रहा है। किस किस की रेशो पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अकरेंस, कितनी दफा वो उसका वो वकू हो रहा है, वो जो इवेंट है, और नीचे उसके टोटल ट्रायल्स कि कितनी दफा आप उसको अमल में लाते हैं। जैसे कि आप एक सिक्का उछालते हैं 10 दफा, तो वो जो बारी बारी आप उसको उछाल रहे हैं वो उसके ट्रायल्स हैं। और नंबर ऑफ अकरेंस, उसकी वो वाकया कितनी दफ़ा हो रहा है, तो टोटल और जितनी दफ़ा वो वाकया हो रहा है जो उसके रिजल्ट्स निकल रहे हैं उसको हम कंसिडर करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कंपेयर्स करती है किसको? नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट अकर्स विद टोटल ट्रायल्स। तो कितनी दफ़ा वो वकू हुआ और कितने आपने ट्रायल किए, तो उसका ताल्लुक बच्चों किसके साथ निकला? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस ऑप्शन में हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है। वो ऑप्शन सी के अंदर हमें नज़र आ रही है। तो लिहाजा आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे या सर्कल कर देंगे, जो भी आपको कहा गया होता है पेपर में। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी एमसीक्यू नंबर 4 पे, जहाँ पर पहले वही एज यूजुअल हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज आल्सो नोन एज। तो इसमें भी सिंपल हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं जी कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली ये समझ लें कि रिलेशन है एक वर्ड का दूसरी टर्म के साथ, ठीक है। जैसे हमने पिछले एमसीक्यूज में अभी समझा है, वो फार्मूला था, उसमें रेशो थी, तो फिर उसका किसी टर्म के साथ ताल्लुक था। तो यहाँ पर भी वो हमसे रिलेशन पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम किसके साथ मैच कर सकते हैं। तो एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज आल्सो नोन। आल्सो का मतलब होता है कि हम इसका एक दूसरा नाम तलाश करना चाह रहे हैं या ढूंढना चाह रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी है इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये समझ जैसा सिनोनिम्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, इसी तरह ये मैथ्स की टर्म्स भी आपस में सिनोनिम्स होती हैं, ठीक है। जैसे एडिशन और सम, ये दोनों का मतलब एक ही है, जमा करना, और सम का मतलब जमा करना। तो लिहाजा यहाँ पर भी एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम एज अ सिनोनिम लेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं जी कहाँ पर हमें ये मिल रही है जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए के अंदर। तो वी विल कंसिडर ऑप्शन ए एज अ करेक्ट वन। जी स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 5, सम ऑफ the sum of all expected frequencies
इज इक्वल टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ। अब बच्चों यहाँ पर सम का मतलब वही कि हमने जमा करना है किसको, ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास मुतवक्के हैं उन सबको हमने जमा करना है। अब वो इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड ये है कि वो टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ, किसके फिक्स्ड नंबर के वो बराबर आएगी। तो एक्सप्लेनेशन है जी कि टोटल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब कि नतीजा निकालना जी कि 5 दफ़ा हेड आएगा। अब जाहिर सी बात है कि आप कम अज़ कम उसको 5 दफ़ा उछालेंगे तो वो 5 दफ़ा हेड आने के चांसेस होंगे ना। इफ़ यू वांट 5 हेड्स, तो ऐसे तो नहीं मुमकिन कि सिर्फ कह देने से हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब हमें उसको प्रॉपर उछालना पड़ेगा, कुछ एक्शन करना पड़ेगा, तो फिर ही हमारे पास कोई आउटकम आएगा जिसको हम कहते हैं जी कि अगर 5 दफ़ा हेड आया तो वो उसकी हेड आने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक बच्चों किसके साथ है, उसके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल के साथ। कुछ एक्शन करेंगे, सिक्के को उछालेंगे या लूडो का दाना है उसको रोल करेंगे तो कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। और अगर आप ये तो करते हैं कि 6 आए, 6 आए उसके ऊपर लूडो के दाने पर, तो जाहिर सी बात है कि आप, वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 3 दफ़ा 6 आ जाए, तो जाहिर सी बात है आपको कम अज़ कम 3 दफ़ा तो वो लूडो के दाने को रोल करना पड़ेगा। तो वो ट्रायल कहलाता है, वो जो आप एक्शन कर रहे होते हैं, लूडो के दाने को रोल कर रहे हैं या वो सिक्के को उछाल रहे हैं। तो इसलिए नतीजा क्या निकला कि नंबर ऑफ ट्रायल्स और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपस में एक रिलेशन रखती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें देखते हैं जी कौन सी ऑप्शन है, ए। ऑप्शन ए को हम करेक्ट कंसिडर करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, थोड़े से ये खुश्क टाइप एमसीक्यूज हैं कि क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर कोई हल करने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी जो कहते हैं थ्योरेटिकल बातें हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जांपल्स के ज़रिए आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। तो एंड वाले 3-4 एमसीक्यूज थोड़े अच्छे हैं जो समझने के, जिस तरह हल करते हैं क्वेश्चन को उससे रिलेटेड है, तो उसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो बहरहाल ये जो पहले 5-6 एमसीक्यूज हैं वो इस तरह की हैं। चलें छठे एमसीक्यूज की तरफ। द चांस ऑफ अक्रेंस, द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड। अब एक्सप्लेनेशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी मेजर्स द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, ये एक चांस होता है, आपकी एक तवक्को होती है कि क्या रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो इवेंट बेसिकली क्या होता है कि आपने जो आउटकम्स हैं बच्चों उनको कोई कंडीशन लगा के रखा होता है। जैसे कि लूडो का दाना है उसमें 6 होते हैं, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6। तो ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक हो गया, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब ये इवेंट कैसे बनेगा, अगर मैं कहता हूं जी कि इवन नंबर्स आएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा या मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। तो इवन नंबर अब क्या है जी, 2, 4 और 6। अब ये बेसिकली इसमें 3 आउटकम्स मिल गए हैं, तो ये एक इवेंट बन गया है, ठीक है। तो जो आउटकम्स हैं उनका मजमुआ, या 2 या 3 आउटकम्स अगर हम किसी कंडीशन में प्रो देते हैं, कोई कंडीशन बना दे, जैसे इवन की बनाई है इस तरह ऑड की बन सकती है। या मैं कहता हूँ जी मेरा, जैसा पता है आपको, जब लूडो की गेम ख़त्म हो रही होती है तो आप सारी आपकी वो जो, क्या उसको बोलते हैं आप पंजाबी में से, बूटियाँ बोलते हैं, वो पुग गई हैं, तो अब आखिरी रह गई हुई है, एंड पे पहुंची हुई है, सर आपको 1 चाहिए, तो अब इस पे कंडीशन लग गई है आपके आउटकम के ऊपर, तो ये एक इवेंट बन गया है कि अब मेरा 1 आएगा तो मैं जीतूंगा, अदरवाइज नहीं तो मैं बैठा हूँ। तो इवेंट और आउटकम्स में थोड़ा सा फ़र्क भी आपको समझना है।
इवेंट बेसिकली आउटकम्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मेजर्स द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट, जो इवेंट है वो कितना चांस है कि वो आ जाएगा। जैसे एक हमें चाहिए तो कितने चांसेस है कि भाई एक आ जाएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। सो स्टूडेंट द चांस ऑफ अकरेंस के कोई नतीजा निकलने के कितने चांस हैं ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, जो आपने एक कंडीशन तय की हुई है उसके ऊपर कितने चांस है कि ये आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं जी प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है जी। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 7, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर ग्रेटर चांस। ये बड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमने समझे कि एक नंबर्स के ज़रिए चांस को क्लियर करना है। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ बारी बारी, फिर आपको ना सारी चीज़ समझ लग जाएगी। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब है कि 50-50 चांस है जी, 50% चांस है कि या हो जाएगा या नहीं होगा। ये 50-50 चांस को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। लाइकली इवेंट का मतलब है कि मोर देन 50% चांस है, यानी कि आप कह सकते हैं जी कि 70%। अगर किसी चीज़ का आपको लगता है कि 70% चांस है कि वो हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं लाइकली इवेंट। अनलाइकली इवेंट का मतलब है कि आपको बड़ा ही कम चांस लगता है कि ये ऐसा होगा। मीन्स अगर आप उसको किसी नंबर में समझना चाहें तो 25% अगर किसी चीज़ के होने का चांस है तो हम उसको बोलते हैं अनलाइकली इवेंट। आखिरी ऑप्शन में है जी सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट का मतलब यकीनी, पक्का यकीन है कि भाई यही होगा। लो जी मेरा 6 आएगा ही आएगा, आपने बड़े वो धड़ल्ले के साथ कह दिया और वाकई आ गया, तो बड़े आप फिर खुश भी होते हैं उस मौके पर। तो सर्टेन इवेंट का मतलब है कि भाई 100% चांस है किसी काम के होने का। जैसे कि आप गेम खेल रहे हैं, आपके बड़े अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तो बड़े आपको यकीन हो चलो जी ये बंदा जीत जाएगा। तो जिस बात का आपको 100% यकीन है तो उसको हम बोलते हैं जी सर्टेन इवेंट। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा एक और ऑप्शन भी होती है, वो इसमें नहीं दी हुई, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है जी, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है कि भाई 0% चांस। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको सारी जो इसकी कंडीशन थी या चारों की चारों ऑप्शन थी मैंने बता दी। अब हम चलते हैं जी दोबारा क्वेश्चन की तरफ। एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर ग्रेटर चांस, 100% श्योर नहीं है लेकिन मैक्सिमम चांस है। ग्रेटर चांस का मतलब है मैक्सिमम चांस, तो सर्टेन इवेंट नहीं है, ग्रेटर चांस का उसने जिक्र किया है। 25% तो लेस चांस है, इक्वली भी जिक्र नहीं हुआ, तो ग्रेटर चांस जो है वो लाइकली इवेंट में बन रहा है 75%। ठीक है, उसने 100% नहीं बोला, सर्टेन नहीं बोला, तो ग्रेटर चांस का इन चारों ऑप्शन में 75% के साथ मैच बन रहा है ग्रेटर चांस का। तो कौन सी ऑप्शन बच्चों दुरुस्त होगी आपको खुद ही अंदाजा हो चुका है, ऑप्शन बी। नीचे एक्सप्लेनेशन में भी है कि एन इवेंट विद हायर चांस बट, लेकिन ये बड़ा अहम पॉइंट है कि नॉट 100%। चलें जी अब चलते हैं जी एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस मैंने आपको बताया था कि जिस तरह के डाइस है ना, लूडो का दाना, उसकी सैंपल स्पेस बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। ये सारी की सारी उसकी सैंपल स्पेस है, यानी कि एक लूडो के दाने की सैंपल स्पेस जो है वो 6 है। ठीक है, 6 चांसेस हैं नंबर आने के, एक आ सकता है, 2 3 4 5। इसी तरह अगर डबल डाइस है तो वो 6 की पावर 2, तो 6 ज़रब 6 यानी कि 36। वो अगले एमसीक्यूज में आपको ये मैं दिखाऊंगा कि भाई ये 36 कैसे सैंपल स्पेस बन रही है, वो नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको पता चलेगा। इसी तरह अगर 3 डाइस हैं तो वो 6 की पावर में चले जाएंगे, तो वो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो इस एमसीक्यूज में
हमसे वो रिक्वायर्ड कर रहा है वो 4 डाइस है, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 6 की पावर 4। ठीक है, तो सैंपल स्पेस का भी मैंने आपको बता दिया, और साथ उसने अब एक डाइस की बात नहीं की कि 4 लूडो के दाने, तो उसकी सैंपल स्पेस 6 की पावर 4 बनेगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम मजीद इसको देखेंगे भी कि 6 ये पावर्स को किस तरीके से ये हम मतलब बनाते हैं, ये इतनी वैल्यूज कैसे बनती हैं। तो एक एग्जांपल उसकी सिर्फ 6 की 2 की लेंगे वहां पर। तो बहरहाल यहाँ पर वेरी क्लियर हो गया जी ये कि ईच डाइस हैज 6 आउटकम। तो ये मैंने पहले आपको बताया था कि एक डाइस में 6 वो होते हैं ना नंबर्स, तो 6 आउटकम्स हो गए। एक सैंपल स्पेस को तो हमें कितनी चाहिए थी, 4 डाइस की, 4 डाइस की सैंपल स्पेस चाहिए, तो हमने इसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, तो 6 की पावर 4 जो कि बन रहा है 1296। तो ऑप्शन सी में ये हमें 6 की पावर 4 मिल रहा है जी, तो हमने इसको टिक कर दिया। अच्छा जी, अब आ गया एमसीक्यूज नंबर 9, सेकंड लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस वीडियो। सो वेयर विच रोलिंग अ पेयर ऑफ वाइल रोलिंग, जब आप पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या है, इसको पहले समझ लें। यानी कि आपके पास 2 लूडो के दाने हैं, पेयर ऑफ डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। अब ये देखें मैंने यहाँ वो बनाई है, वो जो सैंपल स्पेस थी ना, कैसे ये एक लूडो के 6 नंबर जो हैं वो इस तरफ, सॉरी दाने के, और इसी तरह 6 जो दाना है डाइस है उसके नंबर ही हैं। अब अगर इसको देखें तो यहाँ पर 1 1, इसको देखें तो फिर 1 के साथ 2 आ रहा है यहाँ पर, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। डबल डाइस में यही चांसेस है ना, दो दो आंसर आएंगे ना। यानी कि आपने दाने फेंके हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, उसके साथ कुछ और आएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर ये जो सैंपल स्पेस इस तरह लिखी हुई है ना 1 और 1, इट मीन्स कि अब आपके पास 2 लूडो के दाने हैं, तो आपने दोनों लूडो के दाने जब फेंकेंगे तो अब 2 आंसर आएंगे। अब उसमें 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है। तो इसी तरह आगे चलते जाएंगे, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, सिमिलरली 3 1 3 2, इस तरह सारे। तो जब आप इसको टोटल बनाएंगे, तो अगर आप इनको गिने तो ये टोटल बन रहे हैं 36। जिसे हमने पिछले एमसीक्यू में देख रहे थे कि किस तरह ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 लूडो के दाने हैं, तो 36 इसकी सैंपल स्पेस बनेगी कि इतने ऑप्शन हमारे पास आ सकती हैं जब हम 2 लूडो के दाने फेंकेंगे। दोनों दफ़ा 6 आ सकता है, या 1 5 1 6 हो सकता है। तो ये जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं ना, वो हमारी सैंपल स्पेस होती है। तो यहाँ पर वो 36 बन रही है। अब प्रोबेबिलिटी उसने हमसे पूछा हुआ है, सिर्फ सैंपल स्पेस नहीं ना पूछा, उसने हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है कि टोटल आउटकम्स, हमें पता चल गया कि टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 हैं, और उसने एक कंडीशन भी सॉरी लगाई है, वो तो हम भूल ही गए इवेंट के ऊपर, कि ऑफ डबल टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इस पूरी सैंपल स्पेस में देखें कि डबल टू कितनी दफ़ा आ रहा है। तो अगर आप देखें तो डबल टू जो है ना बच्चों, सिर्फ एक दफ़ा ही आ रहा है, ये देखें डबल टू, और कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो इस इट मीन्स के प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, पॉसिबल आउटकम जो कि है 1, और नीचे आ जाएगा टोटल सैंपल स्पेस उसकी जितनी भी है, 36 सैंपल स्पेस है, और हमारे पास डबल टू आने के चांसेस भी सिर्फ एक दफ़ा ही हैं। 36 में से एक दफ़ा ही चांस है कि डबल टू यानी कि 2 2 आएगा। तो ये बेटा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है कि पॉसिबल आउटकम और डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो इसके मुताबिक हमारे पास आ चुका है 1/36, जो कि ऑप्शन डी में हमें मिल रहा है। तो हमारी ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलें जी, लास्ट एमसीक्यूज ये है जनाब, वो जिसको हम ताश बोलते हैं। तो जिन्होंने तो ताश खेली है उनके लिए तो ये बड़ा आसान है, लेकिन जिन्होंने नहीं खेली उनके लिए मैंने ये सारी सैंपल स्पेस है ना। अब बेसिकली इसके 52 कार्ड्स होते हैं, तो ये सारी की सारी उसकी सैंपल स्पेस है। तो 52 कार्ड्स की तरतीब भी आपको पता होना चाहिए। 4 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, और उन हर कैटेगरीज में ये नंबर होते हैं। तो हर कैटेगरी में ये जे क्यू और के भी होता है। तो जे मीन जैक और के मीन किंग।
ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो आपको जो डेक है, जो ताश का वो पत्ते हैं, उनकी तादाद का पता होना चाहिए, 52 हैं। उनकी कैटेगरीज का पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से वो पत्ते होते हैं। तो वो हमने सारी कैटेगरी, ये मैंने आपके सामने पूरी सैंपल स्पेस जो है वो रखी हुई है 52 वाली कार्ड वाली। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। उन्होंने खुद ही बता दिया कि 52 प्लेइंग कार्ड है। ठीक है, उसमें से हमने एक कार्ड चूज करना है। ए कार्ड का मतलब है एक कार्ड को चूज किया गया है 52 में से। अच्छा, अब वो कौन किस तरह के कार्ड हम चूज कर सकते हैं, वो नीचे उसने इवेंट बना लिया। इवेंट क्यों बना? क्योंकि इस पर कंडीशन लग गई। जब किसी आउटकम्स के ऊपर, पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर कोई कंडीशन लग जाती है तो वो इवेंट बन जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें इवेंट भी दिया हुआ है। तो हमने इस एमसीक्यूज में इवेंट और आउटकम्स का फर्क भी समझा है, सैंपल स्पेस को भी हमने देखा है। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आने के चांसेस किसके? नो जैक एंड किंग। कहता है कि भाई जैक कोई ना आए और किंग कोई ना आए। तो टोटल हमारे पास 52 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन टोटल 52 में से जैक और किंग कितने हैं। तो आ जाएंगे इसकी तरफ। हर कैटेगरी में एक जैक और एक किंग। हमारे पास 4 कैटेगरी, तो इट मीन्स के 4 हमारे पास जैक हो गए। देखें, 1 जैक, 2 जैक, 3 और 4। और इसी तरह किंग की बात करें तो 1 किंग, 2, 3 और 4। 4 किंग और 4 जैक। तो इट मीन्स कि हमारे पास वो कह रहा थी कि ना किंग आए और ना ही जैक आए। तो ये टोटल जो हमें नहीं चाहिए ना, वो कितने हो गए? 8 हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कहा है गेटिंग नो से हमें पता चला कि ये हमें नहीं चाहिए। ना किंग चाहिए और ना ही हमें वो चाहिए जैक। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में टोटल जो है हमारे पास कार्ड कितने हैं जी? 52। ये लिखा जैक 4 और किंग 4। टोटल अनवांटेड कितने हो गए? 8। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमने 52 में से वो 8 माइनस कर देने, क्योंकि ये हमारे उसका हिस्सा ही नहीं रहे अब, क्योंकि इवेंट बन गया, उसमें कंडीशन लगी हुई, हिस्सा ही नहीं। इट मीन्स कि हमारे पास अब जो पॉसिबल आउटकम्स है ना, वो 44 रह गए हैं। हमने वो 8 निकाल दिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बनानी। अब वो प्रोबेबिलिटी पीछे भी हमने सीखी थी। वो क्या थी कि जो टोटल पॉसिबल जो हमारे पास आउटकम है वो 44 रह चुके हैं, और जो टोटल कार्ड्स थे, टोटल सैंपल स्पेस थी, वो 54 थी। तो स्टूडेंट इसकी कटिंग वगैरह हो जाएगी 4 के टेबल पर। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, फिर उसके बाद 4 1 जार 4, और इसमें से 1 कैरी, और 4 3 जार 12। तो आफ्टर कटिंग बाय टेबल ऑफ 4, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो इसकी रह गई हमारे पास वो 11/13। ये प्रोबेबिलिटी है। उम्मीद है कि ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पिक्चर मैंने लगाई है कार्ड्स, उसको आपको समझ लग जाए कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 11/13 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो बच्चों, ये थे आज के MCQs प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड। आखिरी चैप्टर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी बुक के जो MCQs हैं वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। तो आपको अगर पिछले चैप्टर्स के भी किसी चैप्टर के चाहिए तो आप बआसानी देख सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।